हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले क्रोनिक पैनी मॉडल के बारे में। तो ये क्या करता है, हमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्रिस्टल के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन देता है कि हम उसके लिए जो पीरियोडिक पोटेंशियल है वो कैसे लिखेंगे, फिर कैसे हम उस पोटेंशियल की हेल्प से स्क्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे सोल्व करने के बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो जो क्रोनिक पैनी मॉडल है उसमें जो पीरियोडिक पोटेंशियल क्रिस्टल के अंदर वो कैसे कंसीडर किया था, इन in chronic penny model, the periodic potential in crystal was considered as shown। हमने इससे पिछली वीडियो में क्या देखा था कि जो लैटिस साइट है उस पे जो पोटेंशियल होता है वो तो हमारा क्या होता है, मिनिमम, और लैटिस साइट्स के बिटवीन जो पोटेंशियल होता है वो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम। तो क्रोनिक पेनी मॉडल में जो पोटेंशियल है वो किस वे से कंसीडर किया था, उसको लाइक ए पोटेंशियल वेल कंसीडर किया था। अरे जो लैटिस साइट है वो कहाँ पे है, एट द बॉटम ऑफ द पोटेंशियल वेल, यहाँ पे क्या है, हमारी लैटिस साइट प्रेजेंट है। ठीक है, और इन बिटवीन द लैटिस साइड्स क्या है, जो हमारा पोटेंशियल वो क्या है, मैक्सिमम, और लैटिस साइड पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, हमारा मिनिमम है। अगर हम इसको ओरिजिन कंसिडर करें तो ये क्या है, एक वेल है ऑफ लेंथ ए, और इसको हम एज अ पोटेंशियल बैरियर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बिटवीन -b to 0। तो यहाँ पे जो पीरियड है वो क्या है, मतलब कितने टाइम के बाद ये पोटेंशियल कितने हाँ, कितने पोटेंशियल के बाद ये पीरियड क्या रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो यहाँ पे पीरियड है वो किसके इक्वल है, a+b। इसके बाद सेम दोबारा से पोटेंशियल हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये किस में कंसिडर किया था, क्रोनिक पेनी मॉडल के अंदर कंसिडर किया गया था। इस टाइप से हमारा जो पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ ब्लोच थ्योरम की हेल्प से, तो वी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, हमारा वी ऑफ एक्स प्लस ए प्लस बी के, कि हमारा जो पोटेंशियल है वो कैसा होगा, पीरियोडिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कैसे डिफाइन करूँगी, अगर पोटेंशियल की जो हाइट है वो क्या है, हमारी वी नोट है, तो वी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, हमारा जीरो। कहाँ तक है जीरो, जीरो, और जब हमारा एक्स की जो वैल्यू वो जीरो और ए के बीच में है तो हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो। जीरो when x lies between 0 and a, v naught when x lies between -b and 0। ठीक है, तो इसको मैं रीजन 1 नाम दे देती हूँ, इसको रीजन 2 नाम दे देती हूँ। ठीक, अब हमें क्या करना है, स्क्रोडिंजर इक्वेशन लिखनी है दोनों रीजन्स के लिए। तो अगर मैं रीजन 1 की बात करूँ, स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर रीजन क्या हो जाएगी, -h² डिवाइड बाई 2m d² साई डिवाइड बाई dx² प्लस v ऑफ x साई ऑफ x इक्वल्स टू e साई ऑफ x। अब जो पोटेंशियल है फर्स्ट रीजन में वो कितना है, जीरो, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, हमारी जीरो। तो यहाँ से जो इक्वेशन है वो क्या आ गई, हमारी d² साई डिवाइड बाई dx² प्लस, इसको मैंने इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म थी इसको मैंने राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2me डिवाइड बाई h² साई ऑफ x इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है 2me डिवाइड बाई h², इसको मैंने क्या माना है, अल्फा स्क्वायर माना है। स्क्रोडिंगर इक्वेशन किस में चेंज होगी, d² साई डिवाइड बाई dx² प्लस अल्फा स्क्वायर साई ऑफ x इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो है स्क्रोडिंगर इक्वेशन हमने लिखी है किसके लिए, रीजन 1 के लिए। अगर मैं रीजन 2 के लिए लिखूँ तो इसके लिए स्क्रोडिंगर इक्वेशन कैसे हो जाएगी, -h² डिवाइड बाई 2m d² साई डिवाइड बाई dx² प्लस v नोट साई ऑफ x इक्वल्स टू e साई ऑफ x, क्योंकि जो सेकंड रीजन है उसके अंदर पोटेंशियल कितना है, हमारा v नोट। तो यहाँ से d² साई डिवाइड बाई dx² किसके इक्वल आ गया, अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊँ तो e माइनस वी नोट हो गया, और फिर h इस जो कॉन्स्टेंट इसको मल्टीप्लाई कर दूँ,
जो सेकेंड टर्म है पोटेंशियल वाली, इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँ, फिर साई ऑफ एक्स कॉमन ले लूँ, तो क्या होगा ई माइनस वी नोट इंटू साई ऑफ एक्स। फिर जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ गया हमारा -2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी नोट साई ऑफ एक्स। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की स्क्रोडिंजर इक्वेशन आ गई। अब मैं इस टर्म को राइट हैंड साइड लेके आती हूँ, तो फिर क्या आ गया डी स्क्वेयर साइड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी नोट साई ऑफ एक्स। और हमें पता है कि जो वी नोट है उसकी वैल्यू ज़्यादा है अगर हमारी एनर्जी क्या होगी कम, इफ़ ई इज़ लेस देन वी नोट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ तो क्या आ गया डी स्क्वेयर साइड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी नोट साई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो ये वाली कांस्टेंट टर्म है इसको मैं क्या मान लेती हूँ, एक अनदर कांस्टेंट दैट इज बीटा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर मैंने क्या मान लिया 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नोट। और हमारी इसमें अजम्पशन क्या थी कि जो वी नोट है वो क्या है ग्रेटर देन ई है, कि जो पोटेंशियल है वो क्या है ई से, जो एनर्जी है उससे ज़्यादा है। अब हमें पता है कि जो हमारा पोटेंशियल है वो कैसा है, पीरियोडिक पोटेंशियल है। जो वेव फंक्शन हमारा कैसा होगा, ब्लोच फंक्शन होगा। तो अगर मैं लिखूं वेव फंक्शन को तो साई ऑफ के एक्स किसके इक्वल हो जाएगा हमारा यू के एक्स ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स, ये क्या हो जाएगा ब्लोच फंक्शन। और यू के एक्स क्या है हमारा मॉड्यूलेशन फैक्टर है, तो यू के एक्स और ये क्या होगा यू के एक्स भी पीरियोडिक होगा विद द सेम पीरियड एज दैट ऑफ द पोटेंशियल। तो यू के एक्स किसके इक्वल होगा हमारा यू के एक्स प्लस ए प्लस बी, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो ए प्लस बी पीरियड का क्या है पीरियोडिक फंक्शन है। अगर हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सोल्व करें तो हमें लास्ट में फाइनली हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। लिख देते हैं ऊपर, नाउ अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन वी विल गेट द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अल्फा बीटा साइन हाइपरबोलिक बीटा ए साइन अल्फा ए प्लस कोस हाइपरबोलिक बीटा बी, सॉरी साइन हाइपरबोलिक बीटा बी आएगा यहाँ पे, साइन हाइपरबोलिक बीटा बी साइन अल्फा ए प्लस कोस हाइपरबोलिक बीटा बी कोस अल्फा ए इक्वल्स टू कोस ऑफ के ए। ये हमें क्या मिलेगी इक्वेशन बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद, कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसमें मूव कर रहा है एक पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव कर रहा है और हमने वो पीरियोडिक पोटेंशियल कंसीडर किया है जिसका पीरियड कितना है ए प्लस बी है, तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन की हेल्प से जो फाइनली हमें इक्वेशन मिलती है वो क्या मिलती है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अल्फा बीटा साइन हाइपरबोलिक बीटा बी साइन अल्फा ए प्लस कोस हाइपरबोलिक बीटा बी कोस अल्फा इक्वल्स टू कोस के ए। सो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसको सोल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो क्रोनिक और पैनी ने क्या कंसीडर किया, एक केस कंसीडर किया जहाँ पे जो पोटेंशियल है वी नोट वो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा था और जो विड्थ थी बी किसकी पोटेंशियल बैरियर की वो क्या थी जीरो हो रही थी। किस वे से कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वी नोट का और बी का वो क्या मिल रहा है हमें फाइनाइट वैल्यू। सिंस इट्स डिफिकल्ट टू सोल्व the above equation, so Kronig and Penny considered a case when V naught tends to infinite and B tends to 0 such that V naught into B is finite value। और जो V नोट इंटू बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारी बैरियर की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये अजम्पशन
यूज़ करने के बाद जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है वो किस टाइप का हो जाएगा, डिराक पोटेंशियल के टाइप का। पोटेंशियल बैरियर हमारा कैसा था, इस टाइप का था, यहाँ पे लैटिस साइड्स प्रेजेंट थी। तो अगर ये तो क्या है हमारे वी नोट हाइट थी, अगर मैं वी नोट को क्या मान लूँ, इनफाइनाइट की बहुत दूर जा रहा है, और जो ये जो विड्थ है बी, या क्या हो जाए 0, तो ये क्या किस शेप का हो जाएगा, ये डिराक पोटेंशियल की शेप का हो जाएगा। किस शेप का हो जाएगा, ये डिराक पोटेंशियल की जो विड्थ है बहुत ही कम हो जाए। ठीक है, तो बाय दिस अजम्पशन पोटेंशियल बैरियर आर डिराक पोटेंशियल टाइप। ठीक है, तो इस केस में जब बी टेंड्स टू 0 है तो हम साइन हाइपरबोलिक बीटा बी को क्या लिख सकते हैं, बीटा बी, कोस हाइपरबोलिक बीटा बी को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन हाइपरबोलिक बीटा बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, बीटा बी। जब एंगल बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, जब बी टेंड्स टू 0 हो, तो साइन ऑफ थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, थीटा लिख सकती हूँ, और कोस ऑफ थीटा को क्या लिख सकती हूँ, 1 सॉरी, कोस हाइपरबोलिक बीटा बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1। ठीक है, जब क्या हो बी टेंड्स टू 0, तो बीटा स्क्वायर किसके इक्वल था, हमारा बीटा स्क्वायर था 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर वी नोट माइनस ई, और जो अल्फा स्क्वायर था वो किसके इक्वल था, 2me डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर। अब जो हमने इक्वेशन लिखी है ये वाली, इसमें मैं बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रखूँ, और साइन हाइपरबोलिक बीटा बी और कोस हाइपरबोलिक बीटा बी की वैल्यू रखूँ, तो फाइनली हमारे पास क्या आता है वो देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर करती हूँ तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। बाय यूजिंग दीज टू वैल्यूज आई गेट बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2m v नोट डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर माइनस 2me डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर प्लस 2me डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर। मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये से कैंसिल हो गया, किसके इक्वल आ गया, 2m v नोट डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की। हमें क्या चाहिए था, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अल्फा बीटा, तो ये किसके इक्वल आ गया, 2m v नोट डिवाइड बाई 2 एच कट स्क्वायर अल्फा बीटा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, m वी नोट डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर अल्फा बीटा। अब अगर मैं ये वैल्यूज उसमें रखूं इक्वेशन में, तो क्या आ रही है मेरी, m वी नोट डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर अल्फा बीटा, इसकी जगह पे तो मैंने रख दिया m वी नोट डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर अल्फा बीटा। साइन हाइपरबोलिक बीटा की बी की जगह पे रखूंगी मैं बीटा बी, कोस हाइपरबोलिक बीटा बी की जगह पे रखूंगी मैं 1, तो क्या आ रहा है, बीटा बी साइन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए इक्वल्स टू कोस ऑफ के। बीटा से बीटा कैंसिल हो गया। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर दूँ और ए से डिवाइड कर दूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एम वी नोट बी इंटू ए डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर, अल्फा इंटू ए एक साथ रख के साइन अल्फा ए के साथ रख दिया मैंने, साइन ऑफ अल्फा ए डिवाइड बाई अल्फा ए प्लस कोस ऑफ अल्फा ए इज इक्वल्स टू कोस ऑफ के ए। ठीक है, तो अब मैं इस टर्म को, जो ये वाली कांस्टेंट वैल्यू, इसको मैं क्या मान सकती हूँ, पी। पी क्या है यहाँ पे, पावर ऑफ पोटेंशियल बैरियर है। अगर मैं इसको पी कंसीडर करूँ तो ये क्या होगा, पी डिवाइड बाई अल्फा ए साइन ऑफ अल्फा ए प्लस कोस ऑफ अल्फा ए इक्वल्स टू कोस ऑफ के ए। क्या आ गया, पी डिवाइड बाई अल्फा ए साइन ऑफ अल्फा ए प्लस कोस ऑफ अल्फा ए इक्वल्स टू कोस ऑफ ए। तो यह पी किसके इक्वल है, यह पी इज इक्वल्स टू एम वी नोट बी ए डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर। इसको मैं क्या बोलती हूँ, पावर ऑफ पोटेंशियल बैरियर, पावर ऑफ पोटेंशियल बैरियर। तो ये जो इक्वेशन है, ये किसको एक्सप्लेन करेगी, हमारी बैंड फॉर्मेशन को, कि जो सॉलिड है उसके अंदर कैसे बैंड की फॉर्मेशन होती है। सो this equation explains the formation of bands in solids। ठीक है,
अब हम देख रहे हैं कि कैसे बैंड फॉर्म हो रहे सॉलिड के अंदर। अब जो P है, पावर ऑफ पोटेंशियल बैरियर, इसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं किसके बीच में, इस पूरी वैल्यू और कॉस ऑफ के ए के बीच में, सॉरी के ए के बीच में हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और वहां से हमें कुछ अलाउड बैंड्स मिलेंगे, कुछ फॉरबिडन बैंड्स मिलेंगे। तो उससे क्या पता चलता है कि जो सॉलिड है उसमें क्या होते हैं, बैंड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो ये पी है, पी एक जो पी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेंगे हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले पी इज इक्वल टू 3π/2 के लिए ग्राफ ड्रॉ करके फिर हम देखेंगे कि हमें कैसे बैंड मिल रहे हैं। बैंड फॉर्मेशन, to see how the bands are forming, to see how the bands are forming, we will draw this equation for various values of p। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम ड्रॉ करें p इज इक्वल टू 3π/2 के लिए, लेट वी ड्रॉ फॉर p इक्वल्स टू 3π/2। तो 3π/2 कैसे आया, ये अगर हम देखें तो ये क्या देगा हमें, साइन ऑफ एल्फा, ये इक्वेशन देखिए, इसमें p डिवाइड बाई अल्फा ए, साइन ऑफ अल्फा ए, अल्फा ए क्या है, एंगल, और अगर साइन ऑफ अल्फा ए लगाए तो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, ये एंगल है। और अगर इस पूरी इक्वेशन में देखिए, ये वाली टर्म भी हमें कांस्टेंट वैल्यू देगी, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू देगी। तो p डिवाइड बाई अल्फा ए p क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। अब जो नीचे वाली जो वैल्यू वो क्या है, एक एंगल, तो ऑब्वियस सी बात ऊपर वाली भी क्या होगी, एक एंगल ही होगा। सो p इज इक्वल टू 3π/2 के लिए अगर हम ड्रॉ करें ग्राफ तो कैसा आएगा। सबसे पहले अगर मैं वो इक्वेशन लिखूं, क्या थी, p डिवाइड बाई अल्फा ए साइन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए इक्वल्स टू कोस ऑफ के। अब हमें पता है कि जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, कोस ऑफ के, और जो कोस की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -1 से +1, एक रेंज के अंदर ही लाई करती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जो कोस ऑफ के है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू +1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। तो जो राइट हैंड साइड वाली इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो क्या आ रही है, -1 और +1 के बीच में। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली भी ऑब्वियसली -1 और +1 के बीच ही होगी। ये इससे ज़्यादा और इससे कम, +1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और -1 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये हमें कुछ इस टाइप का मिलेगा ग्राफ। सॉरी अगर थोड़ा सा ग्राफ अच्छा ना बने तो प्लीज़ आप ये ग्राफ बुक से ही फॉलो कर लेना, इट्स बेटर। ठीक है, ये किसके बीच में हमने ग्राफ बनाया, p डिवाइड बाई अल्फा ए साइन ऑफ अल्फा ए प्लस कोस ऑफ अल्फा ए इक्वल्स टू कोस के ए, यानी कि कोस के ए और इसके बीच में अल्फा ए के बीच में ग्राफ बनाया हमने। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में ही होगी। राइट, ये क्या है हमारा +1 वैल्यू है, ये क्या हमारी -1 है, तो इनके बीच में ही क्या करेगी, इसकी वैल्यूज लाई करेगी। अगर हम देखें कि इस रेंज में ही हमारा क्या होगा, ग्राफ होगा, तो जो ये वाली वैल्यूज आ रही है ये तो हमें मिलेगी नहीं, तो नॉट अलाउड वैल्यूज होगी। ये वाली वैल्यूज क्या होगी हमारी, नॉट अलाउड, यानी कि इस रेंज में जो हमें वैल्यूज मिल रही है वो क्या हमारी नॉट अलाउड, और इस रेंज में जो वैल्यूज मिल रही है वो क्या हमारी अलाउड है। ये और ये वाली जो वैल्यू, यानी कि ये जो ग्राफ है ये तो हमारा क्या है, अलाउड, ये वाला क्या है, नॉट अलाउड। तो इस टाइप से हमें क्या मिल रहा है, कुछ बैंड्स मिल रहे हैं, अलाउड नॉट अलाउड, फिर यहाँ पे अलाउड नॉट अलाउड, फिर ये अलाउड बैंड, फिर ये क्या होगा, नॉट अलाउड बैंड होगा।
ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी नॉट अलाउड है, तो ये इस रेंज में, यानी कि जो ये अल्फा ए की ये वाली वैल्यूज है हमारी क्या नॉट अलाउड। तो ये कुछ हम इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये एनर्जी के क्या बन रहे, बैंड्स बन रहे सॉलिड के अंदर, बैंड की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये क्या है, ये तो है कुछ हमारी अलाउड वैल्यूज ऑफ अल्फा ए, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है अल्टरनेटिव, ये तो है अलाउड बैंड, ये है फॉरबिडन बैंड, फिर ये क्या मिल रहा है अलाउड बैंड, फिर ये क्या मिल रहा है फॉरबिडन बैंड। मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ये लाइक अगर इसमें देखूँ तो ये क्या है हमारा फॉरबिडन बैंड, ये भी क्या है हमारा फॉरबिडन बैंड, क्योंकि इस ये जो वैल्यूज है ये हमारी क्या इस रेंज से बाहर जा रही है, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है अल्टरनेटिव, फॉरबिडन, अलाउड, फॉरबिडन, फिर ये क्या है अलाउड बैंड, फिर ये फॉरबिडन बैंड, फिर ये अलाउड बैंड, इस टाइप से हमें अलाउड और फॉरबिडन बैंड मिल रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सॉलिड्स है उसके अंदर बैंड की फॉर्मेशन होती है। फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन, from the above discussion it's very clear that bands are forming in the solids. The energy spectrum, जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रॉन का, उसमें हमें क्या मिल रहे हैं अल्टरनेट रीजन्स ऑफ अलाउड एंड फोरबिडन बैंड्स। द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ electrons consists of alternate regions of allowed and forbidden bands। अब जो ये विड्थ है किसकी अलाउड बैंड की, वो इंक्रीज होगी जब हमारी जो अल्फा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज होती जाएगी। मतलब जैसे हम लेफ्ट से राइट की साइड जाएंगे तो जो अलाउड बैंड है उनकी विड्थ क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। द विड्थ ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड्स इंक्रीजेज विद अल्फा ए, या फिर एनर्जी की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो इनकी वेट भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। और जो किसी एक पर्टिकुलर अगर मैं अलाउड बैंड की बात करूँ तो उसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज होगी अगर हम इंक्रीज कर देंगे पी की वैल्यू को। द विड्थ ऑफ पर्टिकुलर अलाउड बैंड डिक्रीजेस with increase in the value of p, ठीक है। अगर हमने p की वैल्यू इंक्रीज कर दी तो जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अगर p हमारा इनफाइनाइट को टेंड कर दिया तो जो अलाउड एनर्जी बैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे लाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो डिक्रीज 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 होती जाएगी जैसे जैसे हम p को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे p इंक्रीज किया तो जो विड्थ है वो क्या होगी डिक्रीज होगी। तो अगर p इनफाइनाइट हो गया तो जो विड्थ है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी, यानी कि एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा जो हमारा जो बैंड है वो। व्हेन p टेंड्स टू इनफाइनाइट द अलाउड एनर्जी बैंड्स विल कन्वर्ट इनटू लाइंस, ठीक है। अब हमारी जो इक्वेशन थी क्रोनिक पेनी की जो कंसिडरेशन थी वो अप्लाई करने के बाद वो इक्वेशन क्या थी, p डिवाइड बाई अल्फा ए साइन ऑफ अल्फा ए प्लस कोस ऑफ अल्फा ए इज इक्वल्स टू कोस ऑफ के ए। अभी अगर हम p को क्या कर दें इनफाइनाइट कर दें तो जो फर्स्ट टर्म है वो भी क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, लेकिन इक्वेशन को रहने के लिए यानी कि टू सस्टेन द इक्वेशन साइन ऑफ के ए क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगी। या फिर मैं बात करूँ कि कोस ऑफ के ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी इनफाइनाइट, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक रेंज में उसकी वैल्यू होती है ना। तो अगर पी हमारा क्या आ रहा है इनफाइनाइट
जो फर्स्ट टर्म है वो क्या जा रही है, इनफाइनाइट जा रही है। तो टू सस्टेन द इक्वेशन साइन ऑफ के शुड बी 0 व्हेन p टेंड्स टू इनफाइनाइट। द फर्स्ट टर्म on left hand side is going to infinite. So to sustain the equation sine of k is sine of alpha a should be 0. ठीक है, तो साइन ऑफ अल्फा ए किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और साइन ऑफ अल्फा ए 0 कब होता है, जब भी किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ एन पाई के, यानी कि अल्फा ए किसके इक्वल हो गया हमारा, एन पाई। यहाँ से मैं अगर अल्फा की वैल्यू देखूँ तो अल्फा किसके इक्वल हो गया, एन पाई डिवाइड बाई ए। अब अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, और वहाँ पे हमने जो देखा था, जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व करी थी, तो वहाँ से अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल आता था, 2m e डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर। अगर मैं ये अल्फा स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू इसमें पुट करूँ तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2m e डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर। तो यहाँ से जो एनर्जी है, ई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। ठीक है, और हमने अल्फा की वैल्यू ये यहाँ पे अगर मैं अल्फा की वैल्यू रखूँ, एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2m ए स्क्वायर, एनर्जी किसके इक्वल आ गई, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m ए स्क्वायर। और हमें पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है उसकी एनर्जी भी क्या होती है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m ए स्क्वायर। और ए क्या होता है वहाँ पे, जो विड्थ है किसकी, पोटेंशियल वेल की। अगर हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है ऑफ विड्थ ए, तो उसके लिए एनर्जी क्या है, ये इस टाइप की। सो हमें क्या मिल जाएगी, ऐसी एनर्जी मिल जाएगी। इट मीन्स जो वो विड्थ थी वो बैंड्स की, वो क्या होगी, 0। मतलब क्या, हमें क्या मिल रहा है, एक लाइन का स्पेक्ट्रम मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं p टेंड्स टू 0 की बात करूँ तो जो इक्वेशन थी, p डिवाइड बाई अल्फा ए साइन ऑफ अल्फा ए प्लस कोस ऑफ अल्फा ए इज इक्वल्स टू कोस ऑफ के ए। इसमें जो फर्स्ट टर्म है तो हमारी क्या होगी, 0। तो यहाँ पे कोस ऑफ अल्फा ए किसके इक्वल आ गया, कोस ऑफ के ए के, यानी कि अल्फा ए किसके इक्वल है, के ए। अल्फा से अल्फा ए से ए कैंसिल हो गया, अल्फा किसके इक्वल आ गया हमारा, के। ठीक है, अगर मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करूँ जब p टेंड्स टू 0 है तो किस टाइप का होगा, क्योंकि ये कोस का ग्राफ है तो ऑब्वियसली कोस के जैसा ही होगा। और अब की बार सारी की सारी जो वैल्यूज है हमारी क्या होगी, अलाउड वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी हमें एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि कोस ऑफ अल्फा किसके इक्वल आ रहा है, कोस ऑफ के इक्वल आ रहा है इस इक्वेशन से। ठीक है, तो ऑल दी एनर्जी वैल्यूज आर अलाउड वैल्यूज, ऑल एनर्जी वैल्यूज आर अलाउड। और हमें यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, एक कॉन्टिन्यूस बैंड मिल रहा है हमें, कहीं पे भी क्या है, एक ऐसे मतलब बीच में वो नहीं मिल रहा कि एक अलाउड है, एक फॉरबिडन है, फिर अलाउड है, फिर एक फॉरबिडन है। ऐसे बैंड्स ना मिलने की वजह हमें क्या मिल रहा है, एक कॉन्टिन्यूस बैंड मिल रहा है। देयर विल बी अ कॉन्टिन्यूस अलाउड बैंड। फॉरबिडन तो गायब ही हो गया। तो पार्टिकल कैसे बिहेव करेगा फिर इसमें, एज अ फ्री पार्टिकल बिहेव करेगा, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी की वैल्यूज क्या है इसमें अलाउड है। हेंस, और कोई भी ऑब्स्टेकल वगैरह नहीं है जिसमें मतलब कोई भी ऐसा फॉरबिडन वैल्यू नहीं है कि हमें मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा नहीं सकता। मतलब सारी की सारी क्या है, अलाउड वैल्यूज है। तो पार्टिकल क्या कैसे बिहेव करेगा, एज अ फ्री पार्टिकल बिहेव करेगा। हेंस पार्टिकल बिहेव एज अ फ्री पार्टिकल। और हमें पता फ्री पार्टिकल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है, 0। तो एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, p² डिवाइड बाई 2m।
और पी किसके इक्वल होता है, एच कट के, तो एच कट स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाय 2m के इक्वल हो जाएगी हमारी एनर्जी की वैल्यू। पी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या, कि जो पावर है पोटेंशियल बैरियर की वो क्या होगी, जीरो। पी टेंड्स टू जीरो का मीनिंग क्या हो गया, कि जो पावर है वो पोटेंशियल बैरियर वो क्या हो कर दी हमने, जीरो कर दी। तो पार्टिकल कैसे होगा, लाइक अ फ्री पार्टिकल हो गया। अब अगर हम एनर्जी वर्सेस के रिलेशनशिप देखें वेरियस रिप्रेजेंटेशन के अंदर, मतलब अलग अलग हम रिप्रेजेंटेशन की स्कीम्स देखेंगे 3 टाइप की, तो उसमें क्या करेंगे, एनर्जी और के बीच में क्या बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वो 3 कौन सी है, एक तो रिपीटेड जोन स्कीम है, सेकंड क्या एक्सटेंडेड जोन स्कीम, थर्ड क्या रिड्यूस जोन स्कीम। तीनों में जो ई वर्सेस की जो ग्राफ है वो क्या होगा, डिफरेंट, यानी कि जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। सबसे पहले हम अगर रिपीटेड जोन स्कीम देखें तो वो क्या है, क्या कर रहे हैं हम, ई वर्सेस के रिलेशनशिप इन वेरियस रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले क्या है हमारी रिपीटेड जोन स्कीम, सेकेंड नंबर पे क्या है हमारी एक्सटेंडेड जोन स्कीम, थर्ड नंबर पे क्या है हमारी रिड्यूस्ड जोन स्कीम। ठीक है, तो जो रिपीटेड जोन स्कीम है सबसे पहले हम उसको देखते हैं, रिपीटेड जोन स्कीम। एनर्जी और के बीच में हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है एनर्जी को और जो एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रही है के को। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट जो अलाउड बैंड होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, जो हमारा फर्स्ट अलाउड बैंड होगा ये क्या, के इक्वल्स टू जीरो। फिर जो हमारा फर्स्ट ब्रिलियन जोन है वो किस पे होगा, पाई बाय ए पे। फिर किस पे होगा, 2 पाई बाय ए पे, 3 पाई बाय ए पे, 4 पाई बाय ए पे। यहाँ पे क्या होगा हमारा, -पाई बाय ए, -2 पाई बाय ए, और फिर आएगा -3 पाई बाय ए, -4 पाई बाय ए। तो जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, -पाई बाय ए से +पाई बाय ए, यानी कि ये जो है हमारा, ये क्या हमारा फर्स्ट ब्रिलियन जोन। उसके बाद पाई बाय ए से 2 पाई बाय ए के बीच में ये क्या होगा हमारा सेकंड ब्रिलियन जोन। 2 पाई बाय ए से 3 पाई बाय ए में कैसा होगा हमारा थर्ड ब्रिलियन जोन। इस साइड में भी -पाई बाय ए से -2 पाई बाय ए, इसके बीच में भी कैसा होगा सेकंड ब्रिलियन जोन। -2 पाई बाय ए से -3 पाई बाय ए में क्या होगा थर्ड ब्रिलियन जोन। ये तो किसके लिए हमारा फर्स्ट जो अलाउड बैंड है, अलाउड बैंड। उसके बाद क्या होगा, एक फॉरबिडन बैंड होगा, फिर क्या होगा हमारा सेकंड अलाउड बैंड होगा। ये कुछ रेंज के में क्या होगा हमारा फॉरबिडन बैंड। फिर सेकंड अलाउड बैंड कुछ इस टाइप का होगा, जहाँ पे इसमें मैक्सिमा वहाँ पे इसमें मिनिमा, जहाँ पे इसमें मिनिमा वहाँ पे उस पे मैक्सिमा। तो मिनिमा इधर मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा थोड़ा सा, हाँ इधर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। यहाँ पे मिनिमा, फिर ये मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर ये मैक्सिमा, फिर ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा सेकंड अलाउड बैंड। ये क्या बीच में हमारा ये सारा क्या है फॉरबिडन बैंड। ठीक, ये क्या है रिपीटेड जोन स्कीम, जिसमें क्या है सबसे पहले फर्स्ट अलाउड बैंड, फिर फॉरबिडन बैंड, फिर सेकंड अलाउड बैंड, फिर यहाँ पे फॉरबिडन आएगा, फिर थर्ड अलाउड बैंड आएगा। इस टाइप से ये क्या करते जाएंगे हम एनर्जी और के बीच में से ग्राफ ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, ये हमने दिखा दिया कि जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -पाई बाय ए से +पाई बाय ए तक होगा। जो सेकंड ब्रिलियन जोन है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, पाई बाय ए से 2 पाई बाय ए एंड -पाई बाय ए से -2 पाई बाय ए तक होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं एस बैंड के लिए एनर्जी की वैल्यू लिखूं
फॉर एस बैंड। ई के किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा माइनस 2 गामा कोस ऑफ के ए के, ठीक है। और अगर पी बैंड के लिए मैं ई के की वैल्यू रखूँ, लिखूँ एनर्जी की जो वैल्यू, वो किसके इक्वल हो जाएगी, अल्फा डैश माइनस सॉरी प्लस 2 गामा डैश कोस ऑफ के ए। ये तो किस में होगी, रिपीटेड जोन स्कीम में रिप्रेजेंटेशन होगी एनर्जी और के की। अब अगर मैं किसकी करूँ, एक्सटेंडेड जोन स्कीम की बात करूँ, एक्सटेंडेड जोन स्कीम, इसमें क्या है कि जो फर्स्ट अलाउड बैंड है उसका हम फर्स्ट ब्रिलियन जोन ही कंसीडर करते हैं। फिर क्या आएगा, उसमें फॉरबिडन बैंड आएगा। फिर सेकंड जो अलाउड बैंड है उसमें करेंगे हम सेकंड ब्रिलियन जोन को कंसीडर। फिर आएगा हमारा फॉरबिडन बैंड। फिर थर्ड अलाउड बैंड आएगा ना, उसमें थर्ड ब्रिलियन जोन का पार्ट ही कंसीडर करेंगे। लाइक ये अगर बात करूँ, ये फर्स्ट अलाउड बैंड है ये वाला, तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट ब्रिलियन जोन के पार्ट को ही कंसीडर करेंगे। फिर क्या गया हमारा फॉरबिडन। फिर सेकंड अलाउड बैंड है, इसका क्या करेंगे, सेकंड ब्रिलियन जोन वाला, यानी कि पाई बाय ए से 2 पाई बाय ए, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट, माइनस पाई बाय ए से माइनस 2 पाई बाय, यानी कि ये वाला पार्ट ही कंसिडर करेंगे, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक्सटेंडेड जोन स्कीम के अंदर क्या है, ई वर्सेस के ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो ये कुछ इस टाइप का होगा। फर्स्ट अलाउड बैंड में जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन का पार्ट है सिर्फ वो, फिर आएगा हमारा फॉरबिडन। फिर सेकंड अलाउड बैंड में जो सेकंड वाला पार्ट है कुछ इस टाइप का, ये तो हमारा क्या है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन। इधर क्या होगा हमारा, सेकंड ब्रिलियन जोन। सेकंड में सिर्फ क्या करेंगे, हम सेकंड वाले पार्ट को ही कंसीडर करेंगे। इस साइड भी कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, हमारा थर्ड अलाउड बैंड होगा। थर्ड अलाउड बैंड में क्या करेंगे, फिर हम थर्ड ब्रिलियन जोन को ही कंसिडर करेंगे। तो ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस पाई बाय ए से प्लस पाई बाय ए, ठीक है। जो सेकंड है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, पाई बाय ए से 2 पाई बाय ए तक, पाई बाय ए से 2 पाई बाय ए। थर्ड है वो कहाँ से कहाँ तक होगा हमारा, 2 पाई बाय ए से फिर 3 पाई बाय ए में, ये माइनस 2 पाई बाय ए, इधर आएगा माइनस 3 पाई बाय ए। और जो बीच में है ये क्या हमारे फॉरबिडन बैंड, ये तो क्या है, अलाउड बैंड। ये वाला क्या है, फॉरबिडन बैंड। फॉरबिडन बैंड, ये फिर सेकंड अलाउड बैंड है। फिर ये क्या हमारा, फॉरबिडन बैंड। और ये क्या हमारा, फर्स्ट अलाउड बैंड। क्या किया इसमें हमने, जो फर्स्ट अलाउड बैंड है उसका सिर्फ फर्स्ट ब्रिलियन जोन वाला पार्ट कंसीडर किया। फिर आएगा हमारा फॉरबिडन बैंड। फिर सेकंड जो अलाउड बैंड है उसका सेकंड ब्रिलियन जोन, फिर फॉरबिडन बैंड। फिर जो थर्ड अलाउड बैंड उसका थर्ड ब्रिलियन जोन। ये कौन सी स्कीम में रिप्रेजेंट करते हैं, मैं ऐसे ई वर्सेस के एक्सटेंडेड जोन स्कीम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो है हमारी थर्ड कौन सी है, रिड्यूस्ड जोन स्कीम। फिर है हमारी थर्ड रिड्यूस्ड जोन स्कीम, रिड्यूस्ड जोन स्कीम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ फर्स्ट ब्रिलियन जोन को ही कंसीडर करते हैं सारे अलाउड बैंड्स में, यानी कि फर्स्ट अलाउड बैंड का भी फर्स्ट ब्रिलियन जोन और सेकंड अलाउड बैंड का भी फर्स्ट ब्रिलियन जोन वाला पार्ट ही कंसीडर करते हैं। अगर ये इस टाइप से, फर्स्ट ब्रिलियन जोन कहाँ से कहाँ तक होता है हमारा, माइनस पाई बाय ए से प्लस पाई बाय ए, ठीक है। तो इसी रीजन को ही कंसीडर करेंगे हम रिड्यूस्ड जोन स्कीम में। और ये क्या है, ई वर्सेस के। तो फर्स्ट अलाउड बैंड का सिर्फ फर्स्ट ब्रिलियन जोन वाला पार्ट। फिर आएगा हमारा फॉरबिडन गैप, ये फर्स्ट अलाउड बैंड है, ये फॉरबिडन गैप है, फॉरबिडन बैंड है। फिर है हमारा सेकंड अलाउड बैंड, फिर आएगा हमारा फॉरबिडन बैंड, फिर दोबारा से हमारा आएगा थर्ड अलाउड बैंड, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कंसीडर करेंगे, सिर्फ फर्स्ट ब्रिलियन जोन वाले पार्ट को ही कंसीडर करेंगे।
इसमें रिड्यूस्ड जोन स्कीम के अंदर। सो आई होप आपको ये सारी की सारी जोन स्कीम्स समझ आई होंगी और कैसे क्रोनिक पेनी मॉडल ने जो इक्वेशन है उसको सोल्व किया विद द हेल्प ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन। क्या क्या कंसिडरेशन की, कैसे उसने पोटेंशियल को कंसीडर किया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो लैटिस के अंदर मूव कर रहा है तो कैसे पोटेंशियल में मूव करेगा। अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।